हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये विंका का प्लांट है जिसे कि रोजी पेरीविंकल, केप पेरीविंकल, रनिंग मर्टल, मेडागास्कर पिंकल इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। सबसे ज़्यादातर लोग इसे सदाबहार के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कैथरंथस रोजेस है और ये अपोसिनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट का नेटिव मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर कहाँ है? ये है मॉरिशस के पास, साउथ अफ्रीका से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो फ्रेंड, चलिए हम दिखा देते हैं मेडागास्कर द्वीप को, जो कि काफ़ी बड़ा द्वीप है। फ्रेंड्स, ये मेडागास्कर द्वीप है, काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ देखिए बहुत ही छोटा सा है मॉरिशस। यहाँ बहुत ही छोटा द्वीप है मॉरिशस, और मेडागास्कर उसके अपेक्षा काफ़ी बड़ा द्वीप है और यह है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से जो है काफ़ी नज़दीक है और हमारे भारत से जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है ये मेडागास्कर। ये प्लांट हर्बेशियस ट्रॉपिकल पेरिनियल है और यूजुअली इसे एनुअली जो है ग्रो किया जाता है। और इसकी लंबाई जो है 6 से 18 इंच होती है और लगभग जो है फैल के भी 6 से 18 इंच तक चली जाती है। और इस प्लांट के वेदर की बात करें तो इसे हॉट एंड ह्यूमिड जो है वेदर अच्छा लगता है। और इसका सॉइल जो है एसिडिक चाहिए, जैसे कि सारे प्लांट्स के में एसिडिक सॉइल ही पसंद होता है, वैसे ही इसे भी एसिडिक सॉइल ही पसंद होता है। और लगभग 6 से 7 जो है के बीच जो है होना चाहिए, यानी इसे एसिडिक सॉइल ही पसंद होता है, क्योंकि 7 से नीचे जब जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से एबव जब जाएंगे तो ये बेस हो जाएगा। तो इसे 6 से 7 के बीच ही जो है चाहिए। और इसके सॉइल की बात करें तो इसे बलुई दोमट मिट्टी अच्छी लगती है। हालांकि हम अपने प्लांट के लिए इसकी एक स्पेशल जो है रेशियम बनाते हैं मिट्टी इसकी। 30% खाद ले लेंगे, 30% मिट्टी लेंगे और 20% बजरी, 20% कोकोपीट, और इसके अलावा आपके पास राइस हस्क है तो बजरी या फिर कोकोपीट के बराबर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो मिट्टी बनेगी काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन बनेगी, जिससे कि जब इसमें वाटरिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसके जो बॉटम होल है यानी ड्रेनेज होल है उसमें बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, प्लांट को एक्स्ट्रा पानी नहीं मिल पाएगा। ये प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट है। ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब ये है कि ये सूखे की स्थिति को भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी अगर मान लीजिए इसकी मिट्टी सूख जाए तो भी ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से जो सूखी मिट्टी को भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बहुत ही आवश्यक है। हालांकि वेल ड्रेन मिट्टी तो बहुत सारे प्लांट के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर ये वाले जो वैरायटी है विनका की, ये जो अक्सर जो है वाइट और ये रेड कलर में आपको मिल जाएगा, वो उसमें वेल ड्रेन मिट्टी बहुत ही आवश्यक है। पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो इसके रूट जो है बहुत ही आसानी से गल जाएंगे और उसमें रूट रॉट की जो है प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकता है। ये प्लांट डायरेक्ट और पार्शियल दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। हालांकि पार्शियल अगर शेड में तब रखना पड़ेगा जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़े और इसको बहुत ही देर तक जो है धूप मिले, तभी जाके इसे पार्शियल शेड में रखना पड़ेगा। अन्यथा जो है इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में आप इसे रखिए 6 घंटे 7 घंटे। थोड़ा सा जब एकदम चिलचिलाती धूप हो तो उसे थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसमें जितना ज़्यादा धूप पड़ेगा उतनी ही है अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए इस प्लांट को बहुत अधिक अगर आप छाया में रख दीजिए तो इसकी क्या होंगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और ये ऐसे लटक जाएंगी जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये प्लांट जो है अगर ये बहुत बुशी है तभी जाके बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये हमेशा जो है ये फ्लावरिंग करने वाला ही प्लांट है, हमेशा जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि इस प्लांट में फूल ना दिखे। जब भी इसका ग्रोइंग पीरियड होगा तो इसमें आपको हमेशा जो है कुछ न फूल अवश्य जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ग्रोइंग पीरियड कब है?
इसका ग्रोइंग पीरियड जो है फरवरी, मिडिल फरवरी, जब थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और लगभग सभी प्लांट जो है डॉर्मेंसी से उठ जाते हैं, उसी समय जो है यहाँ इसका भी जो है डॉर्मेंसी का पीरियड से उठने का टाइम होता है और इस समय इसमें न्यू ग्रोथ जो है देखने को आपको मिल जाएगी। ये प्लांट बहुत अधिक फर्टिलाइजर की मांग तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें एक महीने जो है इसको फर्टिलाइज सिर्फ महीने में एक बार जो है इसमें कोई भी खाद दे दीजिए तो इसके लिए पर्याप्त है। या फिर हम अपने प्लांट के लिए क्या करते हैं, 12:1 के रेशियो में वाटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसमें दोनों ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक तो उसके वाटर की रिक्वायरमेंट और दूसरा जो है उसमें अलग से किसी भी तरीके का खाद भी नहीं यूज करना पड़ेगा। और इसमें जो भी फर्टिलाइज़र जो भी लोग यूज करेंगे उसमें लोगों को खरीदना पड़ता है, लेकिन हमें ना तो खरीदना पड़ता है ना तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, किचन में से जो भी जब भी चावल धुला जाता है तो उस चावल को बता देते हैं कि एक डब्बा हमेशा रहता है परमानेंटली जो है किचन में 2 डब्बा रखे हैं, तो उस डब्बे में राइस को धुलते समय जो पानी निकलता है उसी डब्बे में रख दिया जाता है। फिर इसी तरीके से शाम में भी जब भी चावल बनता है तो उसे जब भी धुला जाता है तो जो धुलने के बाद जो पानी होता है उस पानी को उस डब्बे में इकट्ठा कर दिया जाता है और हम हर सवेरे मॉर्निंग में जो है उस राइस वाटर का यूज़ करते हैं 12:1 के रेशियो में। 12:1 के रेशियो में जो होगा, जो फर्टिलाइज़र होगा जो भी इसमें मिला रहेगा वो काफ़ी जो है पतला बनेगा। इस वजह से हम 1 से 2 दिन में भी वाटरिंग कर सकते हैं, तो इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं करेगा। हालांकि बहुत कम ये डिमांड करता है, तो आप इसमें बीच बीच में नॉर्मल वाटरिंग भी कर सकते हैं, जिससे इस प्लांट की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। और यदि इस प्लांट में बहुत अधिक ओवर वाटरिंग कर दिया जाए तो एक तो समस्या होगी रूट रॉट की। इसके जो रूट होंगे ये वाली वैरायटी के बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। और एक होता है कि जो पिंक वाला, जो कि आपको नॉर्मली सभी जगह मिल जाएंगे, ज़्यादातर सड़क वगैरह पे जो है हमेशा जो है ये बहुत ही जो है हार्डी प्लांट होता है पिंक वाला। वो बहुत ही इजीली जो है किसी भी कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं, किसी भी फर्टिलाइजर की भी डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो वाइट और रेड वाला जो वैरायटी है उसमें आपको विशेष केयर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें केयर भी यही है कि आप इसको एक्स्ट्रा वाटर नहीं दीजिए, आप इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाइए, जिससे कि पानी देते ही बहुत हल्का सा जड़ों को मिले और फिर जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए ड्रेनेज होल के रास्ते। अगर आप इस प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे बैलेंस फर्टिलाइज़र दीजिए। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप किसी भी प्लांट के लिए किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र मत खरीदिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र सभी लोग के यहाँ अवेलेबल है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। जैसे कि एक तो चावल का पानी हो गया, चावल का पानी सभी लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस वेस्ट चीज़ों को आप अपने गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। और गार्डनिंग तभी अच्छी होगी जब आप कम पैसे में और पैसा भी कम लगे और समय भी कम लगे, तो वो गार्डनिंग सबसे अच्छी होगी। आप बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब जाके आप फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अधिक टाइम भी लगा देते हैं तब फ्लावरिंग अपने प्लांट में पाते हैं, तो ये गार्डनिंग अच्छी नहीं रहेगी। गार्डनिंग तभी हो, आप आजकल मार्केट में बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बताएंगे कि ये डालिए, ये मिक्स डालिए कि आपके फ्लावर जो है बहुत अधिक आएंगे, 1000 फूल आएंगे, हमेशा फूलों से भरे रहेंगे। इस तरीके से अपने लोग जो है कंपनियां अपना जो है प्रचार करती हैं, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इससे कंपनियों का अच्छा खासा मुनाफा होता है। हालांकि हम हमेशा बताते हैं कि आपको कभी किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला तो आप यूज़ कर सकते हैं कि राइस वाटर जैसे हमने बताया किचन, इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप उबालते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपना समय भी तो बचाना है। आप अपना समय बचाने के लिए आपको सिर्फ धुले हुए चावल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका समय बचेगा। यदि आप समय लगाना चाहते हैं तो आप चावल को उबाल करके उसका जो पानी है उसे ठंडा करके वो दीजिए। हालांकि उस जो उबला हुआ चावल का जो पानी रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है भले ही थोड़ा कम फ्लावरिंग हो, हम अपना फोकस दोनों ओर है।
एक तो फ्लावरिंग अपना समय बचाना और पैसा बचाना, ये दोनों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है, समय और पैसा। इसके दूसरे फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप जो है अगर कभी कभार जो है अगर अंडा बनता है घर में तो उसके छिलके को आप सुखा लीजिए। अगर कच्चा अंडा है तो उसके छिलके को आप हल्का सा धुल करके सुखा लीजिए, या फिर आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्टली उसे जो है धूप में रख दीजिए। जब भी आपको याद पड़े उस छिलके को उठाइए और पन्नी में रख के हल्का हल्का ईंट या फिर हथौड़ी से मारकर चूरा बना दीजिए। और चूरा बनाने के बाद आप अपने प्लांट में इसे दे सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र जो है प्याज का पानी है। जब भी जो है प्याज का यूज किया जाता है तो उस प्याज के छिलके के लिए भी आप एक छोटा सा डब्बा रख दीजिए। तो जब भी कोई प्याज छिलेगा तो उस डब्बे में उस छिलके को रख देगा और उसमें हमेशा जो है पानी जो है रहेगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है जो छिलके में, वो न्यूट्रिएंट घुलकर पानी में मिल जाएंगे। आप जब भी वाटरिंग करेंगे तब भी 3-4 गुना उसमें पानी मिला दीजिएगा। उसके बाद ही जो है उसमें इससे वाटरिंग कीजिएगा। और प्याज के छिलके में काफ़ी रिच मात्रा में वो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसी तरीके से एक फर्टिलाइज़र और मिल जाएगा केले में काफ़ी रिच मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, खासकर कि पोटेशियम। तो केले के छिलके को आप जो है डायरेक्टली मत यूज कीजिए। केले के छिलके को यूज करने के लिए पहले आप सुखा लीजिए, एक दिन सुखा लीजिए धूप में, ऐसे कहीं किसी जगह एक जगह रख दीजिए, सूख जाएगा। सूखने के बाद आप उस केले के छिलके को पानी में रख दीजिए 102 दिन। उसके बाद जो उस केले के छिलके में न्यूट्रिएंट हैं वो घुलकर पानी में मिल जाएंगे और उस पानी को 3-4 गुना मिला करके उसे डाइल्यूट कर लीजिएगा और उससे वाटरिंग करेंगे तो प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आएगी। वैसे ये तो प्लांट तो ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर के आप जो है बिना पैसा खर्च किए जो है आप जो है वो फर्टिलाइज़र जो है प्राप्त कर सकते हैं। और एक और फर्टिलाइज़र है, हालांकि वो भी अंडे का छिलका ही है, लेकिन जब भी अंडा बॉयल किया जाता है तो बॉयलिंग के बाद जो पानी होता है उसको आप ठंडा करके आप अपने प्लांट में जो है दे सकते हैं। तो इससे जो है प्लांट को कैल्शियम भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो कुछ फर्टिलाइज़र है जिसमें कि आपको बिना पैसा खर्च किए जो है आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्लांट में खास बात यह है कि ये सेल्फ क्लीनिंग है और इसमें किसी भी तरीके का आपको डे शेडिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है इसके फूल जो है बहुत ही खिलने के बाद से ऐसे जो है निकल जाएंगे और फिर आपको जो है पिंचिंग या डे शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें इस तरीके से आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है इसका जो बीज होता है वो लगभग ठंडक में ही इसका बीज जो है बनने लगता है। हम क्या किए थे कि इसके बीज को हम कागज़ में रख कर के उसमें राख मिला दिए थे और फिर अभी तक जो है उसे स्टोर किए हुए हैं। और इसके अलावा जब बीज बनने लगते हैं तो अपने आप जो सीड पॉट है तो वो अपने आप खुल करके इसकी मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर न्यू प्लांट जो है तैयार हो जाता है। आपको दिखा रहे हैं न्यू प्लांट, जैसे कि ये देखिए, ये आपको जो छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं ये बीज से तैयार हुए ये प्लांट हैं। अभी हमने निकाला नहीं है, निकाल देंगे तो फिर जो है और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जो मिट्टी है उसमें थोड़ा सी हवा और धूप भी मिल जाएगी जिससे कि फ्लावरिंग जो है और भी बूस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल समय ना होने के कारण जो है हम इसमें से ये प्लांट जो है नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए ये सब के सब जो है सीड से ग्रो किया है, जो कि नेचुरली जो है ये ग्रो है। हमने बीज नहीं डाला है, नेचुरल रूप से जो है सीड पॉट खुले और पकने के बाद से सीड पॉट खुलते हैं और फिर जो है मिट्टी में इसके गिर जाते हैं सीड पॉट और इस तरीके से नया प्लांट जो है तैयार हो जाता है। देखिए एक प्लांट जो है यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लांट है, हो सकता ना दिख रहा हो अंधेरे की वजह से, लेकिन ये जो नीचे साइड में जो भी है वो सीड पॉट जो है पकने के बाद खुलते हैं और फिर गिर जाते हैं। ये प्लांट हैं उसी सीड से ही, जो कि मैंने नहीं ग्रो किया है। और ये देख रहे हैं कि मेरा प्लांट जो है काफ़ी बुशी है
और बुशी बुशी एक तो इसकी वजह से हो रहा है बुशी, और दूसरा ये है कि हम जब विंटर जो है ख़त्म हुआ था तो बहुत ज़्यादा सीड पॉट बनने लगा था। तो हमने ये सोचा कि अगर सीड पॉट लगातार बनते रहेगा तो उसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, और फ्लावरिंग होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तकरीबन 1 घंटा लेट, 1 घंटा नहीं, 1 महीने लेट से जो है हो सकता है आपको जो है इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलता। तो मैंने जो है सीड पॉट से सीड को इकट्ठा कर लिया, और कुछ तो नेचुरल रूप से गिर ही गए थे, और फिर जो है सारे ब्रांच को काट दिया था ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मल्टी ब्रांच जो है देखने को मिले। यानी जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ से 2 ब्रांच जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये प्लांट जो है और भी बुशी बनेगा। इस प्लांट को मैंने जुलाई या अगस्त में लेके आया था, और कुछ समय रहने के बाद से हमने देखा कि ये जो प्लांट है वो पीले पड़ने लगे थे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि रूट रॉट हो गया हो, कहीं एक्स्ट्रा पानी मिल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों ही बात थी, एक तो विंटर का सीजन स्टार्ट हो रहा था, और दूसरी समस्या ये थी कि हो सकता है कि रूट रॉट हो गया हो। लेकिन रूट रॉट नहीं हुआ था, वो विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया था, और विंटर के सीज़न में इसके जो फूल पहले कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे, और फिर इसके स्टेम जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, पत्ते बहुत सारे पीले हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लगेगा ये प्लांट डेड हो रहा है। तो डेड तो निश्चित रूप से वो प्लांट होता, लेकिन अगर वो ठंडक जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया होता तो ये प्लांट जो है ठंडक को जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है, बहुत अधिक फर्स्ट की कंडीशन में टॉलरेट नहीं करेगा, ये जो है डेड हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारे जगहों पे आपको ये एनुअली जो है ग्रो करने को भी मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये एनुअली नहीं, ये एज ए पेरिनियल जो है ग्रो होता है। देखिए ये पिछले साल का ही प्लांट है, ये प्लांट भी बचा हुआ है, इस प्लांट से न्यू सीड जो तैयार हुआ उससे फिर नया प्लांट तैयार हो गया, और अभी भी इस प्लांट के सीड हमने रखा हुआ है। चलिए हम दिखाते भी हैं। फ्रेंड्स ये बॉक्स है जिसमें कि हम अपने विंटर के सारे सीड जो है रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे खोल कर हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने सब नाम लिखा हुआ है, इसमें हर तरह के बीज हैं जो भी हमने लगाए थे, और इसमें एक जगह आपको विनका भी देखने को मिलेगा। चलिए पहले हम ढूंढ लेते हैं विनका को। हाँ, विनका मिल गया। ये विनका रेड कलर का है, जो कि हमने नाम लिख दिया था ताकि पहचानने में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब इसे खोलते हैं। इसके सीड जो है बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए सीड जो कि बहुत ही अच्छे से पहचान में आ रहे हैं इसके सीड। और फिलहाल अभी तो हमें इस सीड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे जो है प्लांट तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसमें रख देंगे, रख करके इसे बंद कर देंगे। और ये डिब्बा जो है लगभग मिडिल सितंबर में खुलेगा, जब हमें ठंडक के प्लांट जो है लगाने होंगे, क्योंकि सीड से जब भी करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक जो है 15-20 दिन लगेगा, तब तक जो है ठंडक स्टार्ट हो जाएगा, और जो है बहुत ही टाइम से हमें ठंडक के प्लांट जो है देखने को मिल जाएंगे। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही पसंद होता है, हॉट और ह्यूमिडिटी वेदर इसे चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन नहीं मिलेगा तो ये प्लांट को सरवाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और इसके फूलों की बात करें तो लगभग जो है मार्च से, अगर वो जो है सीड पॉट जो है अगर हटा देते हैं तो मार्च से लेकर और ठंडक के स्टार्ट, जब हल्का फुल्का ठंडक स्टार्ट होने लगता है उस समय से जो है इसका जो हेल्थ जो है डाउन होने लगता है। और फिर इसी बीच जो है लगभग मार्च से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक जो है आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद से फिर इसमें प्लांट जो है इसकी हेल्थ गिरती चली जाएगी, और लगेगा एक समय कि अब ये प्लांट जो है डेड हो जाएगा। इस प्लांट को 2 तरीके से उगाया जा सकता है। एक तो सीड के थ्रू, जो आपने ये देखा कि ये सीड पॉट से हमने सीड निकाला था, और इसका सीड पॉट जो है फरवरी में दिखने लगा था, और फरवरी में केवल सीड पॉट ही चारों तरफ दिख रहे थे, फूल एक भी नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ सीड पॉट। अगर तो बहुत सारे सीड पॉट हमने निकाल कर हमने कंपोस्ट बिन में डाला, और फिर जो नेचुरल रूप से जो उग गए थे उसे रहने दिया, और कुछ 2-4 सीड से
सीड पॉट से हमने सीड निकाल कर उसे कागज़ में रख दिया, जिससे कि हमें अगर ये प्लांट किसी भी तरीके का से अगर डेड हो जाता है तो उस जो सीड हमने रखे हैं उस सीड से हम न्यू प्लांट जो है तैयार कर लेंगे। तो एक तो ये होगा सीड। तो सीड से ग्रो करने के लिए वही हल्का सा मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी चाहिए, और हल्का सा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं चाहिए, और ह्यूमिड और हॉट चाहिए लेकिन बहुत तेज़ हॉट नहीं चाहिए। और उसे बीज जो है हल्का सा मिट्टी बिछा कर बहुत ही नॉमिनल जो है उस पर मिट्टी का लेयर जो है डालेंगे, जिसकी वजह से जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ जिसमें देखने को मिलेगी। और उस पर जो पानी होगा वो आप स्प्रेयर से डालिएगा, ताकि जो बीज हैं वो अपने स्थान से ना मिले और बहुत ही कम जो है हल्का सा मॉइस्चर उसे मिले। और स्टेम्स कटिंग की बात कर लें तो आप जो है इसमें जो सबसे मोटा जो ब्रांच हो उसी ब्रांच को लेंगे। पेंसिल, अब ये देखिए पतला है, आप इसे नहीं लेंगे। तो अभी जो है इसमें से अभी ज़्यादा मोटा ब्रांच नहीं मिला, हो सकता है नीचे जो है, नीचे यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा है। तो इसको जो है 4 या 6 इंच, मैक्सिमम 6 इंच की कटिंग ले लीजिए। उस कटिंग को नीचे से सारे पत्ते हटा लीजिए और ऊपर जो है 4-5 पत्ते रहने दीजिए। और नीचे जो है जो भी कटिंग लेंगे वो 45 डिग्री से ही काटिएगा। 45 डिग्री से काटने पर वो उसमें बहुत ही अच्छे से रूट निकलेगा। और जो जब भी आप लगाएंगे ज़मीन में उस जगह आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा और ये हनी दोनों को मिलाकर 75% एलोवेरा और 25% हनी मिलाकर आप उसे पेस्ट बनाकर आप उसके स्टेम पे लगाइए, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। और फिर ये बहुत ही जल्दी जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। हालांकि इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इसके सीड से इतने इजीली जो है प्लांट ग्रो हो जाते हैं कि स्टेम कटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे सीड हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिसको कि अभी कोई ले नहीं रहा है। इस प्लांट में अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसके लिप्स पे आपको स्पॉट मिलेंगे। हालांकि मेरे प्लांट में किसी भी तरीके का कोई भी स्पॉट नहीं है, और ना हमने आज तक कभी किसी भी तरीके का कोई भी जो है जो पेस्ट से बचाने वाला जो भी चीज़ें हैं उसको हमने नहीं डाला है। अगर आपको अपने प्लांट में पेस्ट अटैक दिखे, वैसे तो ज़्यादातर पेस्ट अटैक में स्पाइडर माइट और जो है कुछ ये मिलीबग्स का भी अटैक देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में, यानी जो भी जो है पेस्ट अटैक हो, उससे बचने के लिए आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। नीम ऑयल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप 1 लीटर में आप बहुत ज़रा सा शैम्पू लेंगे। तो शैम्पू जितना आप हैंड वॉश करते हैं उतना लीजिएगा। ऐसा लीजिएगा उतनी मात्रा कि उसको अगर 5 बार अगर लें तो 1.5 चम्मच के बराबर हो। तो उसका एक हिस्सा चाहिए और उसके बाद अच्छी तरीके से मिला दीजिएगा उस पानी में। फिर जाके जो नीम ऑयल है उसे आप हमेशा जो है हिलाकर इस्तेमाल कीजिएगा। तो नीम ऑयल को ऐसा लीजिएगा कि वो 1 चम्मच से कम ही रहे। समझिए कि 80%, 1 चम्मच का 80%, 1 चम्मच 5 ml का होता है, तो समझिए 5 ml का वो 80% जो है आपको चाहिए। 80% एकदम नाप की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज से जो है ऐसा लीजिए कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही जो है नीम ऑयल हो। तो इस तरीके से आप जो है मिला लीजिएगा उस लिक्विड में जो सॉप वाला है। मिलाने के बाद से अच्छी तरह हिलाइएगा और फिर जो है आप उसे शाम को स्प्रे कीजिएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो बाधित ना हो। और स्प्रे करने के बाद मॉर्निंग में जो भी उस पर नीम ऑयल का और ये शैम्पू का जो लेयर लग गया रहेगा वो पत्तियों पे, वो सारे पानी से धुल दीजिएगा, स्प्रे कर दीजिएगा, वो धुल जाएंगे बड़े आराम से। और फिर जो है इस जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो फिर जो है सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगर आपको इस प्लांट में ब्लूमिंग ना हो, आपके प्लांट में जो भी सदाबहार है, तो उसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो ओवर वाटरिंग, यदि आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दिया, एक तो रूट में फंगल डिजीज़ तो होगा ही होगा, ब्लूम भी नहीं आएगा। और दूसरा जो है एक रीजन है जिसमें कि
जब सीड से ग्रो होते हैं तो बहुत सारे जो है प्लांट जो है नीचे तैयार हो जाते हैं। तो उस प्लांट को, जो छोटे छोटे प्लांट है, उसे हटा दीजिएगा, जिसकी वजह से जो मिट्टी का जो टॉप लेयर है उसमें धूप और हवा जो है मिल सके। और इस वजह से जो है जब धूप और हवा मिलेगा तो उसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी आपको अपने प्लांट में देखने को मिलेगी। ये प्लांट तो वैसे जो है पॉइजनस है, डॉग कैट इत्यादि के लिए तो पॉइजनस है ही, खासकर ह्यूमन के लिए भी जो है ये प्लांट जो है पॉइजनस है, बहुत ही हल्का जो है पॉइजनस है। और तो इस वजह से जब भी आप गार्डनिंग का वर्क करें तो आप हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, ताकि इसका जो सैप है वो किसी भी तरीके का स्किन में या फिर आँखों में या फिर किसी भी तरीके से आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो आप जो है इसे आप ग्लव्स पहन के ही रखें और बच्चों और कैट से इसे दूर रखिएगा। इसके बेनिफिट की बात करें तो इसका बेनिफिट एक ये है कि कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि ये जो प्लांट है, प्लांट जो है कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जो कि कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसे ल्यूकेमिया के पेशेंट को जो है इस प्लांट से जो है काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्लांट का कंप्लीट केयर। और यदि आपके पास ये वाली वैरायटी का जो है सदाबहार नहीं है तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो पिंक वाला जो सदाबहार है वो तो आप देखते देखते एकदम से उब गए होंगे, लेकिन आप चाहते होंगे कि अब थोड़ा सा बदलाव जब रहेगा तो हालांकि वो पिंक वाला भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, देखिए अब हर जगह जो है देखने को मिलता है, तो बार बार अगर वही चीज़ें हम देखें तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा सा कलर चेंज है करना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो है थोड़ा अच्छा लगे। और आप ऐसा चाहेंगे कि जो है वो हमारे यहाँ ऐसा प्लांट हो जो कि बहुत कम ही लोगों के पास ऐसा हो, तो थोड़ा सा बदल करके आप ये लगा सकते हैं। और नर्सरी पे इजी अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता मिलता है, ये 20 से 30 रुपये में आपको ये प्लांट जो है मिल जाएगा। और जब एक बार ये प्लांट आप लगा देंगे तो उसके बाद ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो है जब ठंडक स्टार्ट होगा तो ठंडक मतलब जब ख़त्म होने वाला रहेगा तब इसमें बहुत सारे सीड पॉट बन जाएंगे, और फिर सीड पॉट जो है पक करके खुलेंगे जो कि मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर ऑटोमेटिक जो है ये नया प्लांट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और आप चाहे तो उसके सीड कलेक्ट करके फिर कभी भी आप ग्रो करना चाहें तो उसे ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब एक बार प्लांट ला देते हैं तो वो प्लांट जो है ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हम जो मिट्टी बनाते हैं वो इतना वेल ड्रेन होता है कि पानी ठहरता ही नहीं है, और जो है बहुत ही आसानी से वो जड़ों को मिलने के बाद से एक्स्ट्रा पानी जो है बाहर निकल जाता है। हम राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से और भी वेल ड्रेन मिट्टी बनती है। और हमारे यहाँ की थोड़ी बलुई मिट्टी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है, और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुआ तो निश्चित रूप से प्लांट के रूट गलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पेरिविंकल का जो प्लांट है आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर अगली बार किसी नए प्लान के साथ मिलेंगे, कोई नई जानकारियाँ देंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल ईजिएस्ट होम गार्डनिंग पे। बाय बाय, टेक केयर, हैं, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।